वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। आज का एक करंट अफेयर है 18 जून का, विभिन्न पेपरों से लिया गया। तो इसमें बात करेंगे, सबसे बड़ी जो न्यूज़ है इसके अंदर AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इससे संबंधित है। $750 मिलियन देगा वो भारत को। तो एक क्वेश्चन तो ये IPS ये छोटे मोटे एग्जाम में आ जाए, कितना बिलियन कितना पैसा देने की बात की है, तो $750 मिलियन देने की बात की है AIIB ने भारत को। ठीक है, कोविड का जो इम्पैक्ट है इंडिया के अंदर उससे रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए या उससे ख़त्म करने के लिए, जिससे कि सरकार उससे आराम से लड़ सके, इफेक्टिवली लड़ सके। ठीक, अब जानना जरूरी है कि AIIB है क्या। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है AIIB के ऊपर। ठीक, तो AIIB जो है ये चाइना डोमिनेटेड बैंक है ये, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चाइना डोमिनेटेड बैंक है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, और 100 के करीब इसमें मेंबर है फिलहाल अभी। ठीक, ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ऑल्सो इज मेंबर ऑफ AIIB। ठीक, और ये जैसे कि IMF था और वर्ल्ड बैंक था, वो दोनों कहाँ डोमिनेट, वो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका डोमिनेट है। ठीक, चाइना ने क्या करा था, उन दोनों के पैरेलल में एक अलग से संस्था खड़ी करने के लिए AIIB बनाया था। AIIB और NDB दो बना रखे इन्होंने, न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB। ठीक है, ये पूरा का पूरा चाइना डोमिनेट बैंक है। ठीक, अब देखते हैं इसके अंदर इस पर क्वेश्चन कैसा आया था। तो क्वेश्चन इसके ऊपर ये था UPSC IAS 2019 का क्वेश्चन। ठीक, 2019 में ये क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा गया था कि आधारित बैंक के संदर्भ में बताइए क्या है। तो AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, ये ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन AIIB, ये गलत है, दो बिल्कुल गलत है इसमें, तो दो से दोनों कट गए। अब एक और तीन रह गया। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया, तो गलत है, इसमें पूरी दुनिया के मेंबर हैं इसके अंदर। फिलहाल हुआ ये कि, अब देखिए जैसे कि ये गलत हो गया, 80 से ज़्यादा मेंबर हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक, सबसे बड़ा शेयरधारक इंडिया नहीं है इसमें, चाइना है सबसे बड़ा शेयरधारक। ठीक है, इसके अलावा ये बाहर के मेंबर, ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है। अभी कई सारी कंट्रीज ने इसे छोड़ दिया है, कारण ये है कि BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, उसकी वजह से जो देश है वो सशंकित हो गए थे, उसी की वजह से ये लोग सब इधर उधर भाग रहे हैं इससे बच के, कि चाइना डोमिनेट ना कर जाए पूरी दुनिया में। ठीक है, इसलिए सब लोग आ नहीं रहे इसमें, इसलिए तो ये AIIB हुआ। AIIB अगर आप ये देखो तो इसके अलावा और भी देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और है NDB, जिसे NDB ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आया था 2016 में। तो NDB के बारे में भी जान लो। NDB क्या है? NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये भी चाइना डोमिनेटेड बैंक है। ठीक है, इसका भी इंडिया मेंबर है। ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो है उन्होंने बनाया है ये बैंक। ठीक है, इसके अंदर चाइना डोमिनेट करता है इसमें भी। ठीक, और इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं फिलहाल इसके अंदर। ब्रिक्स के अंदर जितनी कंट्री सारी इसका मेंबर है, और इसका भी इसका एक्चुअल कहाँ पर है? संघाई में है। लेकिन ये जैसे APEC लिखा होता है, APEC संबंधित नहीं है, तो BDB का है। BDB इसे बोलते हैं ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, BRICS, इन कंट्रीज का ही ये बैंक है, इन्हीं का इनिशिएटिव है ये बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोनों ही याद रखो आप, दोनों के क्वेश्चन आ चुके हैं, PCS में आ चुका है कई बार कि NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो केवल हेडक्वार्टर कई बार पूछ लेता है, और कई बार जैसे UPSC का क्वेश्चन है ये दोबारा रिपीट हो सकता है एग्जाम में। ठीक, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट जो बड़ी खबर है इस बार आज, वो ये है कि जैसे चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसी के लिए सरकार ने ये योजना जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये लॉन्च कर दी है। और इसमें क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपोनेंट है, मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग नंबर 1 बनने का टारगेट है सरकार का। अभी फिलहाल हम नंबर 2 पे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, भारत नंबर 2 पे है, पहले पे है चाइना। ठीक है, अब भारत क्या चाह रहा है कि वो दूसरे नंबर 1 पे हो जाए, उसी के लिए सरकार ने क्या करा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये लॉन्च की है। तो ये याद रखना कितने की है, 50,000 करोड़ रुपये सरकार इसमें लगाएगी, और जितनी भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं उनको इसमें प्रमोट करा जाएगा। और यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ये आएगा पूरा का पूरा, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे नंबर पर है फिलहाल, पहले नंबर पर बनने का टारगेट है थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये याद रखना कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, क्योंकि इसके नाम से नहीं पता लग रहा ये किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किससे संबंधित है, मोबाइल फ़ोन और उस कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक, दूसरे नंबर पर है भारत फिलहाल, अभी पहले नंबर पर होने के कोशिश कर रहे हैं अभी इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आई है कि जो 42 लाख फार्मर है उनको 73,500 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं MSP के थ्रू। MSP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आया। तो एक तो ये याद रख लो आप, और दूसरा ये याद रख लो कि MSP है क्या। ये आपका इकोनॉमी का पोर्सन है, उसके अंदर MSP बहुत ज़्यादा आता है। तो ये पहले ये देखो कि MSP है क्या। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, दूसरा ये कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि MSP कौन निकालता है। तो कौन निकालता है MSP डिसाइड कौन करता है? CACP। MSP डिसाइड करता है CACP,
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, रुक कर आप सुन सकते हो इसको। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग ये डिसाइड करता है कि कितना एमएसपी होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल 23 फसलों के लिए सरकार निकालती है इसको, अभी शायद 26 या और भी ज़्यादा कर दी गई हैं, ठीक है। और अभी सरकार ने एमएसपी जो बढ़ाया भी है। यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एमएसपी कितना है कितना नहीं। अभी आया था धान का एमएसपी कितना है, तो अभी बता रखा है धान का एमएसपी 1868 रुपये है, ठीक। तो ये याद रखना है। यूपीपीसीएस में ज़्यादातर पूछ लेता है नंबर, ठीक। और एग्जाम में बस ये पूछेगा कि एमएसपी कौन निकालता है, तो कौन निकालता है, CACP, ठीक। इसमें ये जानना जरूरी है कि CACP है क्या, ये कब बना था। तो CACP एक तरह से एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग, एक APC सॉरी एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन APC 1965 में ये बना था। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग, ठीक। वो ही कन्वर्ट हो गया था CACP में, CACP के अंदर APC ही CACP में कन्वर्ट हो गया था, ठीक, 1985 में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एमएसपी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया तो इंपॉर्टेंट बहुत है ये। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन जो था ये 2018 IAS प्री में आया था, IAS प्री 2018 में आया था। पूछा था कि एमएसपी इनमें से किस किस का निकलता है। तो यहाँ पर आप देख लो कि एमएसपी जो है वो ज़्यादातर किसका, कैसी फसलों का निकलता है, नॉन कमर्शियल क्रॉप्स का निकलता है। तो आप ध्यान रख लो कि कौन सी का निकलता है कौन सा का नहीं, क्योंकि सारे याद नहीं रख पाओगे आप। अब देखो इसमें इतने सारे पूछ रखे हैं। ये है 2018 IAS प्री का क्वेश्चन, IAS प्री का 2018 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप पकड़ सकते हो कि भाई कौन सा कमर्शियल क्रॉप है, जो भी कमर्शियल क्रॉप उसका, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉफ़ी कमर्शियल क्रॉप है, इसका नहीं निकलेगा, ठीक। अब कॉफ़ी से आप काट सकते हो तो 5 का नहीं है, तो 5 का देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है, तो इनका निकलता है, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। तो जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनका एमएसपी नहीं निकलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था। अब देखिए एक होता है एमएसपी और दूसरा होता है FRP, ठीक है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ने के लिए निकलता है FRP, ठीक, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस, ठीक। ये निकालता कौन है, ये क्वेश्चन जो है ये 2015 IAS प्री का क्वेश्चन है, ठीक। और FRP जो है इसको निकालता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पहला आंसर है इसमें ये वाला। CCEA निकालता है इसे। तो आप दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एमएसपी क्या के लिए होता है यार, एमएसपी होता है जिससे भी किसान है, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उनको एक रेस्पेक्टिव प्राइस मिल सके, एक सही प्राइस मिल सके, उसको डिसाइड कर देती है सरकार के सीज़न के पहले ही उसको डिसाइड कर देगी सरकार की। जैसे अभी रबी खरीफ सीज़न जो आने वाला है अभी जून से लेके आपका अक्टूबर तक, उसके लिए पहले ही आ गया है कि आपका जो चावल है उसका दाम कर दिया सरकार ने 1868 रुपये। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो 1868 रुपये पे सरकार खरीदेगी। मार्केट में अगर कोई भी वॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से किसानों को नुकसान ना हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद आया कि चाइना के साथ जो स्टैंड अप चल रही है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इसमें बोला गया कि भाई चाइना के उस जैसा हमारा देश का भी प्रोग्राम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कौन कौन है सबसे ज़्यादा। तो देखो एक इसमें है कि हमारे देश के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा हमारा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर, वो USA है, लेकिन नंबर 2 पे कौन है, चाइना, ठीक। दूसरी बात है कि हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किससे है, तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से, ठीक है। और हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं, USA के साथ, ठीक है। तो हम लोग सबसे बड़े इंपोर्टर हैं चाइना से, हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस साथ चाइना से आता है। अब इसमें नंबर देख लेते हैं कि नंबर कितना कितना है। अब देखिए नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 2019 में $68 बिलियन हमने नवंबर तक, हालांकि कभी बढ़ा कभी घटा भी है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो $68 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट करते हैं किससे, चाइना से। यार सबसे बड़ा हम लोग इंपोर्टर हैं चाइना के, चाइना से ही हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट किसको करते हैं हम लोग, US से। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं दोनों की दोनों ही, ठीक। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और याद रख सकते हो आप, अगर जो RO वाले हैं और जिनका इकोनॉमिक्स वाला पोर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, BEO वाले या UPPCS में पूछा जाता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, सॉरी इंपोर्ट करते हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हम लोग सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी मिलती है हमको, ठीक है। तो हमारे टॉप इंपोर्ट और टॉप एक्सपोर्ट ये भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो ये लिखे हुए आप देख सकते हो इसके अंदर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और न्यूज़ आया है नया कि RBI जो है उसने HFC जो होती हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसका काम अपने हाथ में ले लिया है। मतलब इसका रेगुलेटर कौन हो गया, RBI, ठीक है। इसने बोला है कि जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनका 50% जो लोन जाएगा वो हाउसिंग लोन में होना चाहिए, क्योंकि इधर उधर पैसा अपना ट्रांसफर कर देते हैं कई बार, हाउसिंग लोन देते नहीं। तो हाउसिंग के लिए बनाई गई कंपनीज,
ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज लोन मिलता है इनको, इन कंपनीज को, ठीक है, जिससे कि जो देश के लोग हैं उनको सस्ते घर मिल सकें। लेकिन ये क्या करते हैं, इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, उस पैसे का फायदा कमाने के चक्कर में रहते हैं। उसी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, आरबीआई ने क्या कर दिया है कि 50% इनको होम लोन ही देना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है, जैसे पीसीएस वाले में है, उसमें पूछा जाता है रेसिडेक्स इंडेक्स, ये कौन निकालता है, तो ये निकालता था एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेंस इंडेक्स निकालता था। ठीक है, और ये रेसिडेक्स इससे संबंधित है, जितनी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं उनके दाम से संबंधित है रेसिडेक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, एक और न्यूज़ आ रही है इसमें कि ये भी इम्पोर्टेंट है, बुंदेसलीगा। क्योंकि देखो जो कोविड के बाद बुंदेसलीगा पहली लीग थी जो शुरू हुई थी। ठीक है, तो बुंदेसलीगा जो है वो कोविड के बाद, कोविड जो हुआ था, कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ था दुनिया के ऊपर, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा था वो स्पेन के ऊपर पड़ा था, और ये जो जर्मनी है, ठीक, इंग्लैंड है, तो वहाँ पर पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में ही पहली लीग कौन सी शुरू हुई थी, तो बुंदेसलीगा शुरू हुई थी। अब इसमें पूछ लेगा कि ये तो पता लग गया आपको बुंदेसलीगा कहाँ की है, जर्मनी की। ठीक, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो बुंदेसलीगा है इस बार जीता कौन है उसे। ठीक है, तो ये जीता है बायर्न म्यूनिख। ठीक है, ये यहाँ का क्लब है जो इसे जीता है। ठीक, बुंदेसलीगा का। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बुंदेसलीगा कहाँ की लीग है, जर्मनी की है, पहली लीग थी जो कोविड के बाद शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, जो सुरक्षा परिषद है हमारी, उसमें उसके लिए हुआ है, तो जो सुरक्षा परिषद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इसे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, इसमें टोटल मिला के 15 मेंबर होते हैं। ठीक, इसमें 5 मेंबर तो स्थायी होते हैं, स्थायी का मतलब है परमानेंट मेंबर 5 में कौन कौन है, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया और फ्रांस। ठीक, ये 5 मेंबर हैं स्थायी मेंबर। ओके, ये हमेशा के लिए होते हैं, लेकिन अगले जो 10 मेंबर हैं ये हर 2 साल के लिए होते हैं, 2 साल के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो स्थायी मेंबर के तौर पे भारत की नियुक्ति हो चुकी है, आज की ये खबर है। तो भारत स्थायी मेंबर बन चुका है, ये 8वीं बार है जब भारत यूएनएससी का मेंबर बना है। अस्थायी मेंबर है, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा जो सुरक्षा परिषद है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई लाइफ में, जो देश है अपनी मनमानी करके इसकी जो सार्थकता है उसको गिरा देते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये है, मान लिया ये है गेब्रेयेसुस। ठीक है, टेड्रोस एधनोम गेब्रेयेसुस, ये कौन है, WHO का चीफ है। ये आपको ये नाम याद रखने, क्योंकि इसके ऊपर इस बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया था इस पर कि 4 नाम दे दिए, सामने लगाया था, जैसे कि ये देखते हैं हम, तो ये याद रखना, ये इथियोपिया के हैं और इसके चीफ है, और ये नाम आपको याद, जैसे कि ये देखो ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2019 का, 4 नाम दे देगा आपको और वो मिलवाएगा फिर आपसे, तो इधर नाम, इधर उनके जो भी हैं वो, तो ये याद रखने हैं आपको जो नाम है इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।